साथियों, एक लड़का जिसका नाम वीरेंद्र उर्फ राहुल होता है, अपने काम काज के तलाश में यमुना नदी पार करने के लिए ओके नाव में सवार होता है, जहाँ की उसकी मुलाकात एक नरगिस नाम के लड़की से होती है और दोनों एक दूसरे का हाथ थाम के नदी पार करते हैं। बाकी नदी तो पार करते हैं, बाकी इसी सफ़र में वो साथ जीने मरने की कस्में भी खा लेते हैं। बाकी जैसे ही कुछ समय गुजरता है, इस प्रेम कहानी का बड़ा ही खौफनाक अंजाम होता है। तो आखिर इस कहानी में क्या होता है और ये वीरेंद्र उर्फ राहुल कौन था, कहाँ का था, तो इसको पूरी तरह से जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज इस सच्ची कहानी को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद दिल को झकझोर देने वाली और साथ ही एक बहुत बड़ी सीख देके जाने वाली है। समाज के लोग कुछ रीति रिवाज को फॉलो तो करते हैं, पर उसके पीछे कभी कभी ऐसा खौफनाक काम करते थे जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। आज की कहानी में दो समुदायों के बीच कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसको सुनने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। तो कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे रोज़ की तरह यही गुजारिश है कि अगर जो वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक हर रोज़ नई और इंटरेस्टिंग रोचक कहानियाँ लेके आती रहूँ। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बांदा, और बांदा को तो लगभग सभी लोग जानते हैं। यहीं का एक थाना पैलानी, और इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले दयाल प्रसाद, जिनकी दो बेटियां होती हैं, जिनकी शादी हो चुकी रहती है, और इनका एक बेटा वीरेंद्र उर्फ राहुल, जो कि एक 20 से 22 साल का नौजवान लड़का रहता है। पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो अब दर दर भटकता काम काज की तलाश में, जिससे कि वो अपने परिवार का आगे का गुजर बसर कर सके। वक्त गुजर रहा था। एक दिन राहुल अपने घर से निकलता है और उसके घर से कुछ किलोमीटर पे एक यमुना नदी लगती, जिससे कि नाव से पार करने के बाद ही शहर पहुंचते हैं। वीरेंद्र उर्फ राहुल एक नाव में सवार होता है, जिस नाव में लगभग 10 से 12 लोग और भी बैठे रहते हैं। नाव छूटने का वक्त ही होता है, नाव चलने ही वाली थी कि तब तक भागती हुई एक लड़की आती है जिसका नाम नरगिस होता है। नरगिस देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत। अब वो भी उस नाव पे सवारी होके वो भी यमुना पार जाना चाहती थी, वो भी शहर जाना चाहती थी। नाव छूटने ही वाली थी, अचानक से आती है और नाव को रुकवाती है, और जैसे ही यमुना में पैर रख के वो नदी पे नाव पे बैठना ही चाहती, उसके पांव डगमगाने लगते हैं, जिसको कि राहुल अपना हाथ देता है, संभाल के नाव में बैठाता है। बाकी ये जो नरगिस है, राहुल का जब हाथ पकड़ती है तो हाथ पकड़ के ही नाव में बैठती है। दोनों एक दूसरे के आंखों में झांकते हैं। एक दूसरे के लिए पहली बार उन्होंने राहुल किसी लड़की का हाथ थामा था और नरगिस किसी लड़के का हाथ इस कदर इतना करीब होके पकड़ी थी। दोनों की जब नज़रें मिलती हैं तो नज़रें चार हो जाती हैं। नदी तो पार करते हैं पर नंबर साझा कर लेते हैं। अब यहीं से दोनों की बातचीत होने लगती है और इनका प्यार परवान चढ़ने लगता है। नरगिस, जिसकी 5 बहनें होती हैं, नरगिस 5 बहनें होती हैं। एक का नाम जैलिन, दूसरे का नाम फातिमा, और तीसरे नंबर पे नरगिस, सुरैया और सबीना होती हैं। ये 5 बहनें होती हैं। माँ हाजरा, पिता शौकत, भाई आसिफ, इतने लोगों का परिवार होता है। जो नरगिस होती है देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत। अब वो जब राहुल के करीब आती है तब दोनों समय दर समय देख के एक दूसरे से एकांत में भी मिलने लगते हैं, एक दूसरे को
अब पसंद इतना करने लगते हैं कि एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं, बल्कि अब ये जानते रहते हैं कि हम दो समुदाय के, एक मुस्लिम समुदाय से एक हिंदू समुदाय से, और मिलना नामुमकिन सा है, दोनों के परिवार मानेंगे नहीं। फिर भी कहते हैं कि इश्क, प्रेम, प्यार जाति पाति देख के और उम्र देख के और जो है कि अन्य चीज़ें देख के नहीं होता। प्यार तो बस प्यार है, इश्क तो बस इश्क है, हो ही जाता है। आप लोगों ने तमाम कहानियाँ सुनी होगी, तमाम कहानियाँ देखी होगी, अपने इर्द गिर्द भी आप लोगों को देखने को मिला होगा। अब दोनों का जब प्यार परवान चढ़ने लगता है तो नरगिस अपनी माँ हाजरा से बताती है, जबकि नरगिस के पिता शौकत और भाई आसिफ ये दोनों मुंबई में रह के एक स्वीट्स की दुकान पे, एक मिठाई की दुकान पे काम करते। अब जब ये बात हाजरा जानती है तो नरगिस को मना करती है, कहती है कि कभी नहीं हो सकता। तुम एक मुस्लिम समुदाय से हो, एक हिंदू समुदाय से, जिससे कि हमारे घर वाले और हमारे पति, हमारा बेटा और हमारे समाज के लोग कभी राजी ही नहीं होंगे। हाँ, राजी इस बात पे जरूर होंगे अगर जो राहुल है वो मुस्लिम धर्म कबूल कर लेता है। नरगिस कही कि ठीक है, मैं पूछ के बताती हूँ। इसके बाद नरगिस राहुल से फ़ोन पे बात करती है और कहती है कि तुम एक बार आके माँ से मिल लो। और इधर जो राहुल था, यानी वीरेंद्र उर्फ राहुल, वो कुछ समय पहले से ही अपनी दाढ़ियों को थोड़ा बड़ा रखने लगा। और जब नरगिस के घर हाजरा बेगम से मिलने आता है तो पजामा कुर्ते में आता है, और साथ में वो जो मुस्लिम धर्म में लोग टोपी लगा के नमाज करने जाते हैं वो टोपी भी लगा के आता है। हाजरा जब इस रूप में, इस लिबास में देखती है राहुल को तो बेहद हैरान हो जाती है और साथ ही बड़ा ही खुश होती है कि चलो ये तो पहले से ही तैयारी में है। बाकी कहती है कि देखो, लिबास से और टोपी लगा लेने से तुम मुस्लिम नहीं हो जाओगे। मुस्लिम होने के लिए तुम्हें कलमा पढ़ के मुस्लिम धर्म कबूलना होगा, खतना करवाना होगा, नमाज अदा करनी होगी। राहुल इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाता है। कहता है कि नरगिस को पाने के लिए मैं सारी हदों से गुजर जाऊंगा, मैं वो धर्म भी कबूल कर लूँगा जिससे कि मुझे नरगिस मिलती है। अब ये बात वहाँ से कह के तो चला जाता है। अब इधर बात अब हलचल मचने लगती है, इधर अब नरगिस के मोहल्ले में और उधर राहुल के इलाके में। दोनों तरफ अब हिंदू और मुस्लिम की बात छिड़ जाती है, जंग छिड़ जाती है। अब हिंदू सोचते कि ये मुस्लिम ना बने और मुस्लिम सोचते कि ये हिंदू है, मुस्लिम लड़की को फांसना चाहता है, मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है। तमाम चीज़ें चल रही थी। बाकी जब ये लड़का जो होता है राहुल अपने पिता से बात करता है तो पिता उसके जो दयाल प्रसाद होते हैं राजी हो जाते हैं। कहते हैं कि बेटे की ही खुशी में हमारी खुशी है। अगर जो बेटा जिस लड़की से प्यार करता है वो मुस्लिम समुदाय की, तो उससे मुझे लेना देना नहीं है। अगर जो उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, उसके साथ खुश रह सकता है, तो मुझे वो धर्म भी कबूल है। अब दोनों बाप बेटे इधर जो है कि तैयारी इस चीज़ की करने लगते हैं, और इधर अब नरगिस के घर वाले, नरगिस की जो माँ रहती है हाजरा, वो कहती है कि पहले कमा धमा लो, पहले कुछ रुपए इकट्ठा कर लो, इसके बाद तुम्हारी और नरगिस की शादी कर दी जाएगी। वक्त गुजरने लगता है। अब कामकाज की तलाश में ये जो लड़का राहुल है ये पहले तो कोलकाता जाता है। कोलकाता जाके कुछ दिन तो कामकाज करता है, पर उतने पैसे नहीं कमा सकता था जितने कि वो नरगिस से शादी कर सके। इसके बाद वो मुंबई जाता है। मुंबई में भी 2-4-6 महीने जोर आजमाता है, पर उसे लगता है कि इससे अच्छा काम कहीं और तलाशना चाहिए। इसके बाद वो गोवा चला जाता है, और जब गोवा जाता है तो कुछ दिन वो मन लगा के काम करने लगता है। इस बीच वो नरगिस से 6 दिनों पे, 8 दिनों पे, 10 दिनों पे, महीने भर पे फ़ोन करता और नरगिस को यही सांत्वना देता, यही समझाता कि देखो, मैं ढेर सारे रुपए कमा के खुद का घर बनाना चाहता हूँ, खुद के घर में तुम्हें दुल्हन बना के लेके जाना चाहता हूँ, और जिससे कि पैसे रहेंगे तो कोई ना हमें रोक टोक करेगा और ना ही दो समुदायों के बीच जंग छिड़ेगी। अब ये तमाम बातें थी। राहुल अपने मेहनत में लगा हुआ था, समय गुजर रहा था। बाकी अब इधर जो नरगिस की माँ थी वो नरगिस का रिश्ता अपने ही रिलेशन में एक जगह ठीक कर देती है। अब उसके जो कि पिता और भाई आते हैं और
नरगिस की शादी साल 2024 के दिसंबर महीने में कर देते हैं। अब जैसे ही ये बात पता चलती है, इस लड़के राहुल को गोवा से भागते हुए वो 2025 के फरवरी महीने में आता है। क्योंकि लगभग 2 महीने का समय गुजर चुका होता है, नरगिस से सारा कांटेक्ट टूट चुका होता है, ना नरगिस का फ़ोन इस लड़के पे जाता और ना ही ये लड़का नरगिस से बात कर चुका था। बाकी कहीं ना कहीं अब इस लड़के को कुछ गलत का अंदेशा होता है और कई लोगों से पता करवाता है, तो पता चलता है कि नरगिस की तो शादी हो गई है। जब ये लड़का आता है तो कई दिनों तक अब नरगिस का पता ढूंढने की कोशिश करता, नरगिस से बात करने की कोशिश करता। बाकी एक दिन जब पता चलता है कि नरगिस अपने ससुराल से अपने मायके आई हुई है, तो अब राहुल अपने आप को रोक नहीं पाता, जबकि वो अब ये सोच लेता है कि जिस लड़की के लिए उसने अपना नाम बदल के राहुल से मुर्शिद रख लिया था, उसने मुस्लिम धर्म को बोला, उसने नमाज अदा की, उसने खतना करवाया, सब कुछ करवाया, वही लड़की उसकी हुई ही नहीं। अब जैसे ये जानता है कि वो मायके में आई है, वो बेचैन हो उठता है, उससे मिलने की फिराक में लग जाता है। रात के लगभग 11 बज रहे होते हैं। वो जाता है और घर की दीवार फांदता है, और घर की दीवार फांद के वो एक सीढ़ी के पास पहुंचता है। छत के रास्ते वो नरगिस के कमरे में ढूंढते हुए पहुंचता है। बाकी जब वो पहुंचता है तो क्या इन दोनों के बीच बात हुई, क्या इन दोनों के बीच मुलाकात हुई, ये तो अब सिर्फ ये दोनों रहते तो बता पाते। क्योंकि जैसे ही सुबह होती है उस इलाके में पूरा कोहराम मच जाता है। दरअसल नरगिस और ये मुर्शिद दोनों मृत अवस्था में पाए जाते हैं, वो भी इतनी बुरी तरीके से कि इनको बड़ी ही बेरहमी से काटा गया रहता है, बड़ी ही बेरहमी से इनकी हत्या हुई रहती है। जब पूरे इलाके में कोहराम सा मच जाता है, पुलिस आती है, और जब पुलिस घर वालों से पूछती है तो जो हजरा रहती है, इसके भाई और इसके पिता तो इस समय रहते नहीं, ये लोग मुंबई में रहते हैं। बाकी जो हजरा है वो कहती है कि ऐसा है कि ये रात के तकरीबन 12 बजे आया और ये नरगिस को चाकू से मारने की कोशिश कर रहा था, बार बार उस पर वार कर रहा था। जब नरगिस की आवाज़ हम लोगों के कान में पड़ी तो हम लोग नरगिस को बचाने की कोशिश किए। बाकी तब तक हम लोग बचाते जब तक ये नरगिस को मार चुका था, और हम लोग नरगिस के बचाने के चक्कर में इस लड़के मुर्शिद को यानी राहुल को मारने लगे, और हमें पता नहीं चला कि कब इसको किसी ऐसी जगह चोट लग गई जिससे कि इसकी मौत हो गई। अब तो पुलिस वालों के सामने ये बात रखी गई। बाकी किस हद तक इस बात में सच्चाई है, जबकि जो दयाल प्रसाद है वो पुलिस वालों से ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि दरअसल अपनी बेटी और मेरे बेटे को इन लोगों ने मिल के खुद कत्ल किया है, इसके बाद ऐसी बातें बना रहे हैं। तो ये तमाम बातें हैं, आखिर इसमें सच क्या है? क्या राहुल जो है कि नरगिस के ऊपर वार कर रहा था, और क्या नरगिस मुर्शिद से बात किए बिना 1 से 1.5 महीने कैसे रह पाई, कैसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, कैसा ये प्यार था, कैसा ये प्रेम था? आखिर ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब ढूंढना बेहद मुश्किल है, क्योंकि दोनों इस दुनिया में नहीं है। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस कहानी पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह है, आप लोगों की क्या राय है कि इस जो है कि हाजरा को और उसके पूरे परिवार को, जो लोग इसमें कत्ल में शामिल हैं, सबको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? और साथ ही आखिर ये जाति धर्म कब तक लोग लेके चलेंगे, कब तक इसी रूढ़वादी सोच में, कब तक लोगों का ऐसे कत्लेआम होता रहेगा? कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा कि छोटू और आरती लव, जो आरती से मिलने छोटू पहुंचा और छोटू के घर वालों ने छोटू के साथ इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया, जिससे कि करंट लगा के उस लड़के छोटू को मारा गया। जबकि छोटू के छोटे भाई से आरती की शादी हुई। आरती के घर वाले ने तो साफ मना कर दिया था, पर आरती
उसके घर आके रही, कुछ दिनों तक बेटी की तरह रही। इसके बाद छोटू के पिता ने अपने छोटे बेटे से शादी करवा दी। अब आरती अपने खुशहाल जीवन को जी रही है, अपने पति के साथ जीवन यापन कर रही है। कुछ ही समय बाद वो एक बच्चे को जन्म भी देने वाली है। तो तमाम बातें आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि समय समय पे ऐसी कहानियाँ, ऐसी किस्से हमारे समाज में होते रह रहे हैं। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।